नमस्कार, मैं शिवम और आप देख रहे हैं एम टू संवाद। आपको बता दें कि आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हैं जिनकी चर्चाएं पूरे भारतवर्ष में इस समय चल रही हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हम इनसे रूबरू हैं और इनसे जानेंगे कि राजनीति में आगे इनका क्या कार्य है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद एम टू न्यूज चैनल के सभी पत्रकार साथी और सभी यूनिट के जो हमारे साथी हैं उनको धन्यवाद कि उन्होंने मौका दिया अपने ऑफिस में जी। और मुझे अपनी बात रखनी। मिश्रा जी, आप तो खास चर्चाओं में इस समय बने हुए हैं। अभी हाल ही में जाके आप प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से मिल के आए हैं। मिलने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? देखिए, विपक्ष के सबसे बड़े मुखिया के रूप में श्री अखिलेश यादव जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। समाजवादी पार्टी के। आपको मालूम होगा कि विगत कुछ दिनों पहले मुझे बनारस के जो प्रशासन है वो जी। अवैध तरीके से 151 में मुझे जेल डालती है। जी। और जेल जाने के बाद पूरे प्रदेश भर में जिस तरीके से आप जैसे पत्रकार साथियों, तमाम जी। सामाजिक संगठन और तमाम राजनीतिक संगठन के लोगों जी। ने मुझे अपना प्यार समर्थन दिया, जी। उससे अवगत हुए श्री अखिलेश यादव जी, और उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कानपुर में मीडिया के समक्ष मेरे नाम को लेते हुए कहा कि बनारस के मिश्रा जी हैं, उनको भी सच बोलने पे जेल में डाल दिया गया है। जी। उसके बाद से तमाम समाजवादी पार्टी के पूरे उत्तर प्रदेश के जो भी साथी थे उनका बड़ा साथ सहयोग आशीर्वाद मिला। तत्पश्चात मैं उनको धन्यवाद देने के लिए गया था, लेकिन जी। श्री अखिलेश यादव जी का ये दिशा निर्देश प्राप्त हुआ, आदेश प्राप्त हुआ कि आपको समाजवादी पार्टी में काम करना है। और जी। पीडीए का जो सिद्धांत है, तो पीडीए का एक मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जी। होता है, पीडीए का एक मतलब पिछड़ा दलित आदि आबादी होती है, जी। तो पीडीए का एक मतलब होता है पीड़ित दुखी अगड़ा भी होता जी। है। तो उस पीड़ित दुखी अगड़ा में मेरा नाम सबसे ऊपर आ गया जी। समाजवादी पार्टी में उस झंडा को लेके चलने के लिए। तो मैं काफी गर्वान्वित हूँ, मुझे काफी गर्व महसूस हुआ कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने ये जिम्मेदारी दी। जी। समाजवादी साथियों के साथ काम करके हम विपक्ष में मजबूती से अपने बात को रख पाएंगे और सत्ता का परिवर्तन करेंगे। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि वो कौन सी सच्चाई थी जिसपे बनारस की प्रशासन आपको गिरफ्तार किया? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, रामभद्राचार्य जी हैं, जी। सरकारी संत। आपको हम, चूंकि शिवम जी, मैं, आप भी सामाजिक पत्रकार हैं, तमाम जी। समाज में आप जाते होंगे। जी। रामभद्राचार्य जी, हमारा जो हिंदू धर्म का स्ट्रक्चर है उसमें 13 अखाड़े हैं। जी। उस 13 अखाड़े में भी वो जगत गुरु नहीं है। जी। और 4 शंकराचार्य हमारे हिंदू धर्म के परम पूज्य शंकराचार्य हैं, जी। जिनकी आदेश को हम लोग पालन करते हुए हिंदू धर्म की संस्कृति और हिंदू धर्म के ध्वजवाहक के रूप में काम करते हैं। इन पूरे हिंदू धर्म गुरुओं के स्ट्रक्चर में रामभद्राचार्य जी कहीं नहीं। जी। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको धर्म गुरु का दर्जा देते हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी के धर्म गुरु हो सकते हैं, जी। लेकिन वो हिंदू धर्म के धर्म गुरु नहीं है एथेंटिक रूप से। उन्होंने एक बयान में अपने कहा कि ब्राह्मणों में जी। उपधिया, चौबे, पाठक, दीक्षित और त्रिगुणाइन ब्राह्मण जो है, जी। ये बेहद नीच किस्म के होते हैं। इनके क्या पानी नहीं पीना चाहिए और इनके यहाँ जो है बेटी का रिश्ता नहीं करना चाहिए। जो ब्राह्मण समाज लाइन लगा के भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, जी। प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के नाम पर, धर्म के रक्षा के नाम पर, और धर्म ध्वज वाहक की जो विशेष जाति कही जाती है वो ब्राह्मण समाज कहा जाता है। उपाध्याय जी कथा कहते हैं, जी। चौबे जी पूरे वेदों का ज्ञान देते हैं, पाठक जी पाठ पढ़ते हैं, हम लोगों को तमाम शास्त्रों के पाठ को पढ़ने वाले को पाठक कहते हैं। दीक्षित जी गुरु मंत्र दीक्षा उच्छा दे करके हम लोगों को ब्राह्मण समाज में उस उचित श्रेणी का बनाते हैं। और त्रिगुणाइन ब्राह्मण जो है वो हमारे तमाम धर्मों कर्मों में वो यदा कदा कहीं न कहीं किसी न किसी मोहल्ले में यही 4-5 बिरादरियां हैं जो और शास्त्र संबद्ध कार्यों में आप संलिप्त देखेंगे। भैया, जब वही नीच हो गया, वही अधम हो गया। शिवम जी, हमारी माँ उपाध्याय, जी। मेरे माँ को गाली दिया था रामभद्राचार्य कि वो नीच है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किसी के माँ को आप नीच कहेंगे तो उसका क्या रिप्लाई आप देखना चाहेंगे? आप भले बहुत बड़े संत हो, आप बहुत बड़े ज्ञानी। मेरे घर में एक भाभी है, वो टाइटिल से पाठक,
और यकीन बता दे कि जब ये मैं बयान दे रहा था तो उससे मात्र 5 घंटा पहले वो वीडियो हमारी भाभी देखी थी रामभद्राचार्य की। और उसके भाषा को तो हम यहाँ उल्लेखित नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके आक्रोश को, उसके गुस्से को देखने के बाद ये लगा कि जब घर की, ब्राह्मण समाज की घर की ये बेटियां जो घर के दहलीज में रह करके सांसारिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां का निर्वहन करते हैं, उनको जब इतना अपार कष्ट है तो मुझ जैसे ब्राह्मण को बोलना चाहिए। मैं, टाइटल मेरा बनारस वाले मिश्रा जी है जी। मैं मिश्रा हूँ। लेकिन मित्र, मुझे पूरा उत्तर प्रदेश, जब मैं जेल गया इसी प्रकरण पर, एक पत्रकार साथी आया, पूछा कि राम आप तो ब्राह्मण हैं मिश्रा जी, क्या ये जातियां उपाध्याय, पाठक, चौबे, दीक्षित, त्रिगुणायन ब्राह्मण, क्या ये नीच और अधम ब्राह्मण होते? हमने पूछा कौन बोला? उसने कहा कि रामभद्राचार्य जी। हमने कहा कि उनको रामभद्राचार्य मत बोलो, उनको अंधराचार्य, वो आनहरों के आचार्य हैं। एक तरीके से व्यंग में पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अंधभक्त भी लोग कहते हैं, तो उन्हीं का वो गुरु हैं, तो अंधराचार्य हम कहे तो क्या बुरा कर? उसी लाइन में उन्होंने कहा नीचे आकर के कि मरे मुलायम कांसी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। अब हम एक मानक पर आना चाहते हैं। हम विपक्ष के हैं, इस बात को भूल जाइए। आप पत्रकार हैं, इस बात को भूल जाइए। हम लोग M2 के प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं, इस बात को भूल जाइए। नैतिक रूप से एक मानवीय आधार पर सवाल जवाब होना चाहिए। क्या इस आजाद भारत में किसी को नीच कहना, अधम कहना, ये उचित है संविधान के तहत? बिल्कुल नहीं। हम आपको बता दें कि जब हम जेल गए तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग थे, जो उनको मानने वाले लोग थे, उनको यह गाली पसंद था, लेकिन यह गाली पसंद था, यह अपमान पसंद था, लेकिन उनको मेरा जवाब पसंद नहीं आया। मुकदमा भी कौन कर रहा है? जायसवाल और मौर्य कर रहा है। जायसवाल कौन है? रविंद्र जायसवाल का सगा भतीजा है, यहाँ मिनिस्टर। तो मैं रविंद्र जायसवाल से पूछना चाहता हूं, तुम ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा उपदिया, पाठक, चौबे, दीक्षित और त्रिगुणायन ब्राह्मण ही तुमको वोट देते हैं, क्या तुम उनको नीच मानते हो? रामभद्राचार्य के अनुसार उनसे कभी मुलाकात होगी तो ये बात कहिएगा, मैं आपके प्लेटफॉर्म पर इस बात को। क्यों मुकदमा दर्ज कराया? क्या ब्राह्मणों का सम्मान रविंद्र जायसवाल को नहीं पसंद है? क्या जो वोटर, कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी, क्या उसका अपमान भारतीय जनता पार्टी सहेगी? हम तो विपक्ष के लोग थे, हमको तो वही ब्राह्मण लोग गाली दे रहे हैं। मैं जेल गया, उसके बावजूद भी गाली दे रहे हैं। लेकिन गुरु, मैं ब्राह्मण समाज पर कलंक जरा सा भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। राजनीति एक अलग बात है, लेकिन हमारे कुल, खानदान और विरासत को कोई नीच और अधम और बेटी और पानी का जब रिश्ता नहीं रखेगा, मैं उसे इज्जत नहीं दे पाऊंगा। एक बार नहीं, 100 बार नहीं दे पाऊंगा। यह बात मैं बड़ा विनम्रता से आपके सामने करना चाहता हूँ। मैं जलील नहीं हो सकता अपनी जाति के। अच्छा मिश्रा जी, जहां तक मुझे पता है, जब आप धार्मिक ग्रंथों की बात कर रहे हैं तो उसी ग्रंथों में कहीं हमें देखने को ये भी मिलता है, पढ़ने को ये भी मिलता है कि हमारे जो ब्राह्मण समाज है, जो सनातन धर्म है, उसमें दो चीजों की जाति नहीं होती, एक बेटी और दूसरा दूध। इसकी जाति नहीं होती। इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? अब तो ये बहुत तगड़ा सवाल आपने कहा। इस पर तो मार्मिकता भी है और आक्रोश भी है जी। वक्ता का, मेरे जैसे वक्ता का। देखिए, वाकई बेटी का आप कोई, पढ़े हैं ये सब? हाँ निश्चित रूप से, अध्यात्म में है, शास्त्रों में है। जी। आप भगवान मनु के स्मृति को जब पढ़ेंगे तो उसमें ये स्मृति को मानते हैं आप? मनुस्मृति को? हम इस देश में सभी धर्मों और सभी ग्रंथों को मानते हैं। नहीं, मनुस्मृति की मैंने बात की। मनुस्मृति को आप मानते हैं? सबका अपना अपना एक आइडियालॉजी है, सबका अपना एक स्थान है और सब उच्च स्थान पर है। तो किस बेस पे आप मनुस्मृति को मानते हैं? थोड़ा सा मनुस्मृति की जब आपने बात की तो उधर चलते हैं थोड़ा सा। भाई देखिए, मनुस्मृति इसलिए हम उसका तिरस्कार और अपमान नहीं करते हैं क्योंकि उसको किसी न किसी साधु संत और महात्मा ने लिखा हो, और मैं उस काबिल नहीं हूँ कि मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी करता हूँ। उसी तरीके से संविधान भी हमारे पूर्वजों ने लिखा है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी लिखे। आप कभी भी देखे होंगे कि मैं किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का विरोध नहीं करता जी। मैं कभी भी इतिहास का विरोध नहीं करता, और ये होना भी चाहिए। हमारे साथ साथ तमाम नौजवानों को होना चाहिए। देखिए, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए हम अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं जी, तो उसका पाप लगता है, और पाप से बचिए इस दुनिया में। तो हम लोग विषयांतर हो गए थे, लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं
कि बेटी का वाकई कोई रिश्ता नहीं होता और दूध और पानी का भी कोई रिश्ता नहीं होता है, वो सर्वत्र होता है, सर्वज्ञ होता है। तो जो लोग बेटियों के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, सामाजिक सरोकार रखने वाले संत, जी इसलिए मैं उनको भाजपाई संत कहता हूँ, उनको धर्मगुरु नहीं कहता हूँ। तो उससे बिलबिलाए हुए लोगों ने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया, मैं जेल गया। जी जेल में जब मैं था तो आप देखे होंगे कि सभी जातियों का बंधन टूट गया। जी कोई हमको ये नहीं कह रहा था कि ब्राह्मण है तो हम क्यों इसकी बात करें। दलित भी चिल्ला रहा था, पिछड़ा भी चिल्ला रहा था, अल्पसंख्यक भी चिल्ला रहा था, ब्राह्मण समाज भी चिल्ला रहा था। तमाम राजनेता बोले। हमारे सबसे पहले अखिलेश यादव जी बोले, उससे पहले जो है घोसी के सांसद श्री राजीव राय जी हैं, उन्होंने ट्वीट किया। गाजीपुर के सांसद श्री अफजाल अंसारी जी हैं, उन्होंने अपना शोक व्यक्त किया। यहाँ प्रशासनिक लोगों में लगातार फोन करके अपडेट लेने वाले और तमाम कार्यकर्ताओं को अग्रणी लड़ाई लड़ने के लिए साहस देने वाले चंदौली सांसद श्री वीरेंद्र सिंह जी थे। जी तो तमाम एमएलसी, तमाम मनोज सिंह काका जी जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, मनोज यादव जी सहित तमाम जो शीर्षस्थ लीडरशिप है, जितने हमारे सम्मानित समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वहां जातियों का दौर टूट गया। उन्होंने हमारा समर्थन किया, हमको हमारे लिए आवाज उठाई और हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने साथ दिया। तो जाति की लड़ाई ये नहीं थी, ये पूरी तरीके से वैचारिक लड़ाई थी जिसमें हम लोगों ने जीत प्राप्त किया। और मैं भाजपाई ब्राह्मणों से कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप राजनीति करिए, भाजपा को वोट दीजिए, चाहे कांग्रेस को वोट दीजिए, चाहे सपा को वोट दीजिए, उससे हमसे नहीं मतलब है। लेकिन जब जाति के नाम पर अपमान हो तो उसको बोलिए। अभी अखिलेश यादव जी कुछ बोल देंगे तो इन लोगों का स्वाभिमान गड़बड़ा जाता है, जी हड़बड़ा जाता है। लेकिन जब कोई इनके पार्टी का लोग बोलता है तो ये शांत हो जाते हैं। हम तो सबका खुला तौर पे विरोध करते हैं और हम अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं। तो मैं भाजपाई उपधिया से पूछना चाहता हूँ, मैं जी भाजपाई चौबे से पूछना चाहता हूँ, मैं भाजपाई पाठक और दीक्षित से पूछना चाहता हूँ कि क्या भाजपा को वोट देते देते क्या वो अपने स्वाभिमान को भी गवा चुके हैं, जी या दल में इतना डूब चुके हैं कि वो अब दलदल हो चुका है, उससे उभर नहीं पा रहे। जी उनको इस बात का विरोध करना चाहिए था, हमारे साथ आके खड़ा होना चाहिए था। फिर बाद में कोई और मुद्दा रहता, हमको माँ बहन की गाली देते। मैं एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर ये भाजपा के लोग हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं जी तो ये पहले अपने देश और प्रदेश के विपक्ष के हिंदुओं का भी इज्जत करना सीख लें, तब हम लोगों को ये महसूस होगा कि ये हिंदुत्व की आइडियालॉजी को चलाएंगे। इनके नजर में सपाई हिंदू हिंदू नहीं। जी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी हिंदू थे ना, उनको तो अपमानित नहीं करना चाहिए था ना। क्या क्या बोलते। स्वर्गीय कांसीराम जी, तमाम हमारे मैं बनारस वाले मिश्रा जी, मैं क्या कहता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि भाई देखिए, आप सत्ता पक्ष में हैं, हम विपक्ष के नेता हैं। हमारा ये राइट है कि हम आपके ऊपर सवाल उठाएं, आप उसका सभ्यता से सवाल का जवाब दीजिए। आप मतारी बहन का गाली देते हैं, सोशल साइट पे जाके देखिए, इनकी भाषा को देखिए, ये गाली दे के निकल जाएंगे और हम लोग सभ्यता पूर्वक नेता बनेंगे। नहीं बनना है, भाड़ में जाए ऐसा नेता। गाली दोगे भाजपाइयों, गाली सुनोगे, हमला करोगे, हमला का जवाब हमला से देंगे, लाठी का जवाब लाठी से देंगे, गाली का जवाब गाली से देंगे। एक बात और कान खोल के सुन लो, प्रेम से आओगे, गले लगाएंगे, प्यार करेंगे, वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। लेकिन सभ्य भाषा तुम अपना संभालो। इज्जत तुमको चाहिए तो तुम्हारी भाषा ठीक होनी चाहिए, और नहीं तुम्हारी भाषा ठीक है तो हम विपक्ष के लोग हैं। मतारी बहन का गाली देता है, हम भी आप जाके देखिए कमेंट में, हम बिना लाग लपेट की माँ बहन की गाली देते हैं। और सबसे ज्यादा यही उपधिया, चौबे, पाठक और दीक्षित गाली दे रहा है, सबसे ज्यादा दे रहा है। तो ये इस तरीके का जो आइडियालॉजी है इनका हिंदुत्व का, ये खोखला हिंदुत्व का आइडियालॉजी, ये ब्राह्मण को भी धोखा दे रहा है भाजपा। ये ठाकुरों को भी बरगला के रखा है, जर्नल को भी बरगलाया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को भी बरगला, खाली लूट रहा है शिवम जी, खाली लूट रहा है। एम टू न्यूज प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, देश की हालत बड़ी बदतर हो गई है। ये खाली हिंदू मुसलमान, बड़ी छोटी जाति और ये सब में लड़ा करके हमको तुमको भूखमंगा और भिखारी बनाना चाहता है। भूख के मारे 5 किलो राशन पे टिका के रखा है। हम लोग कब तक संघर्ष करेंगे, कब तक बोलेंगे? और बोलने पर जेल दे रहा है, मुकदमा दे रहा है, गाली दे रहा है। हर चौराहे पर इनको जवाब देना होगा और दे लेंगे, इसीलिए लाल टोपी पहने।
ये लालटू। अच्छा, एक सवाल और है मेरा आपसे कि आपकी जो गिरफ्तारी हुई थी, घटना सामाजिक है या राजनीतिक है? गिरफ्तारी की जो नहीं, ये राजनीतिक गिरफ्तारी है। राजनीतिक, यहाँ ये भारतीय जनता पार्टी का काली सोच का काला परिणाम है। आखिर क्यों? क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के नीति और नियम नियत को जो है खोल करके रख देते हैं जनता के सामने। हमारी आवाज लाखों लोगों तक जाती है, उनके मनोविज्ञान पर, मनोवैज्ञानिक तरीके से उनके ऊपर प्रभाव करती है, हार्दिक रूप से उनके ऊपर अटैक करती है, दिल पे लगता है, समझ में आता है, साफ सीधी सपाट बात है हमारी, तो वो जल्दी समझते हैं लोग, तो इसलिए वो तिल मिलाते हैं और उनको लगता है कि बनारस वाले मिश्रा जी का जो जवाब देने का स्टाइल है वो लोगों को आकर्षित करता है, समझ में आता है, तो इसको दबा दो, जेल में डाल दोगे, डर जाएगा। हम डरने वाले बनारसी नहीं है, हम लड़ने वाले बनारसी है। ये बनारस जो है, जी, ये बनारस भारतीय जनता पार्टी का एक दोष है, वो हर लोगों के अंदर सावरकर ढूंढ रही है, हर लोगों के अंदर मुखर्जी खोज रही है। सावरकर और मुखर्जी का इतिहास जानते हो पत्रकार? क्या है? बिल्कुल जानते हैं। क्या है? अरे आप बताइए ना, हम क्यों हमने जो पढ़ा है जी, कि इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की, पेंशन लिया अंग्रेजों से, क्रांतिकारियों की मुखबिरी की, भगत सिंह जैसे लोगों को फांसी चढ़ाने में आरएसएस का, जी, वो शर्मा जो एडवोकेट थे वो आरएसएस फाउंडर थे, उन्होंने क्रांतिकारियों को फांसी दिलवाया और इतिहास, भारतीय इतिहास के कलंक के रूप में सावरकर और मुखर्जी मानते, तो ये सावरकर खोजना चाहते, कायर, डरपोक, पेंशन पाने वाले। ये बनारस है, ये धरती स्वर्गीय राज नारायण सिंह जी का, बागी बनारस इसको कहते जी, हैं। ये देवव्रत मजूमदार जी की धरती है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी की धरती है, ये पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की धरती है। नहीं झुकेंगे, लड़ेंगे, अंतिम दम तक लड़ेंगे, चाहे गोलियों का बौछार हो, चाहे फांसी का फंदा हो, चाहे जेल की सलाखें हैं, चाहे सड़कों का धूल, लड़ेंगे अंतिम दम तक। किसी भी हद तक जाना हो जा सकते हैं आप। सच्चाई के लिए लड़ना चाहिए, माँ बाप ने बताया, जी, और सत्यता हम बोलते हैं। हमारी लड़ाई क्या है जी, कि हमको 5 किलो राशन तक सीमित मत करो, हमारा विस्तार करो, रोजी रोजगार दो, रोजी रोजगार के नाम पर जी, बहन बेटियों के आबरू बचाने के नाम पर जी, जी, क्या अपराध है? हम आप ही से तो पूछ रहे हैं, हम विपक्ष में रह करके क्या किसको मतारी बहन का गाड़ी दी है? क्या बोलते हैं? जले हुए मन से इज्जत नहीं मिल पाए, जी, जला हुआ मन है यहाँ। तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी के क्रूरता को, दबंगई को, गुंडई को खुली आंखों से देख रहे हैं, जी, इसलिए मन विचलित होता है, और विचलित मन, तड़पता हुआ मन जवाब में इज्जत नहीं देता है, वो जवाब में जलता हुआ ही जवाब देगा, देते हैं, फिर मिला जाते हैं। जी। अच्छा, अब समाजवादी पार्टी जब से आप ज्वाइन किए हैं तब से समाजवादी के जो भी समर्थक है आपको सिपाही लाल सिपाही के नाम से पुकार रहे हैं। क्या क्या जिम्मेदारियां अखिलेश यादव की तरफ से आपको मिली हैं? देखिए, अखिलेश यादव जी से जिम्मेदारियां नहीं मिली हैं, बल्कि अखिलेश यादव जी हम लोगों का पीठ थपथपाए, कहे कि जिस बागीपन से लड़े उसके लिए शुभकामना है, और समाजवादी साथी आपके साथ है। जी, विपत्ति काल में कोई भी हाथ थाम करके अगर आपके साथ खड़ा हो जाएगा तो आपका नैतिक धर्म है कि उसके भी साथ कदम से कदम मिलाइए और संघर्ष करिए। जी, तो मैं लाल टोपी धारण कर चुका हूँ, स्वामी जी का ये गमछा है आशीर्वाद के रूप में, और समाजवादी पहचान है, गेटअप। तो मैं समाजवादी विचारधारा के साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह यादव और स्वर्गीय श्री जनेश्वर मिश्र जी के सिद्धांतों को आगे ले जाऊंगा, समाजवादी पार्टी के झंडा तले, और संघर्ष करूंगा। देखा जाए तो विपक्षों का ये भी कहना है कि आप आगामी विधानसभा जो है उसकी तैयारी में भी लगे हुए हैं। यहाँ तक कि समर्थक भी आपकी ये बात को लेके कह रहे हैं कि हाँ, विधानसभा की तैयारी में है। ऐसा कुछ है क्या? देखिए, हमारे हृदय से अगर आप पूछेंगे तो हम सत्ता परिवर्तन के लिए प्रयासरत हैं, और सत्ता परिवर्तन ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। जी, लेकिन मैं लड़ता हुआ सिपाही हूं। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को ये लगेगा कि मेरे सेना का यह सिपाही जिसका नाम बनारस वाले मिश्रा जी है, जी, इसको विधानसभा में अग्रिम पंक्ति में खड़ा करके इसको लड़ाना है और ये लड़ेगा हमारा सिपाही, तो वो देखिए राजनीतिक का धर्म युद्ध होता है चुनाव, और मैं इतना कायर नहीं हूं कि मैं उस धर्म युद्ध से पीठ दिखा के भागूंगा। अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
हमको आशीर्वाद देते हैं, हमको जिम्मेदारी देते हैं, तो निश्चित रूप से उस जंग को भी लड़ेंगे और शानदार तरीके से लड़ेंगे। अच्छा मिश्रा जी, आपका अलग अलग रूप देखने को बनारस में हमेशा मिलता रहता है। कभी आप अंदाज ही आपका एक अलग है। वैसे तो बता दें दर्शकों, जो मिश्रा जी हैं इनका हर साल कुछ ना कुछ एक अलग अंदाज देखने को मिलता है। इस बार होली आ रही है, सर पे होली का एकदम त्योहार छाया हुआ है और होली में आप अलग अलग रूप में देखने को मिलते हैं। इस बार क्या रूप होगा और हमारे जनता को, जो भी हमारे दर्शक हैं देखते हैं हमारे चैनल को, उनको आप क्या कहना चाहते हैं इस होली पे? देखिए, अब सबसे पहली बात तो ये होली बड़ा महत्वपूर्ण समय पे पड़ा है। जी एक तरफ हमारा पतित पावन होली पर्व है, तो दूसरे तरफ माह पाक रमजान महीना है। जी और ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है। जी ये विश्व बंधुत्व वाला संदेश देने वाला भारत देश है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपना होली मनाइए, लेकिन हमारे मुस्लिम साथियों का रमजान का भी ध्यान रखिए। जी वो व्रत रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी तपस्या ही तपस्या है और दूसरे धर्म की तपस्या तपस्या नहीं। एक अच्छा हिंदू वही, एक सफल हिंदू वही कहलाएगा जी जो अपने व्रत के साथ साथ मुसलमान के रोजा का भी महत्व जानता है। तो व्रत में हिंदू मुसलमान सब लोग एकजुट होकर के होली के इस पावन पर्व और रमजान के इस पावन पर्व को मनाइए। एकजुटता से रहिए। नफरतबाजी वाली जो ताकतें हैं उनके मुंह पर काली पोतिए। लोगों को प्यार से गले लगाइए। हमको लगता है कि प्यार से मिलने वाले लोगों को प्यार ही मिलता है, और नफरत और पत्थर चलाने वाले लोगों को जवाब में पत्थर ही मिलता है। तो तय आदमी को करना है। हमारा प्रदेश उत्तम प्रदेश बने, हम विश्व बंधुत्व का एक बड़ा संदेश ले जाएं और उत्तर प्रदेश में एक व्यापक परिवर्तन हो 2027 में। इसके लिए कार्यरत हो, एकजुट हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा मिश्रा जी से हमने खास बातचीत थी। हमारा ये पहला एपिसोड है और बने रहिए शिवम के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।